स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो की बात करें तो इसमें जो है बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस का जो है ASI, इसका जो है आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस होगा ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का होगा। और किसी भी पब्लिकेशन का ASI को देखा जाए तो है प्रैक्टिस सेट मार्केट में अभी जो है नहीं मिल रहा है, तो हमने सोचा कि इसका जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच करा दें। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो पीटी के लिए जो है टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से अगर सिलेबस आप लोग नहीं देखें तो बता देता हूं कि इसमें जो है सामान्य ज्ञान व समसामयिक मुद्दे के 40 प्रश्न रहेंगे। यहां से आप लोग मैक्सिमम नंबर भी ला सकते हैं। और मेन जो होगा ये 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट यानी फिजिक्स का होगा, जिससे अगर जिसका भी इनका फिजिक्स आपका वेस्ट रहेगा वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे जो कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें अच्छा नंबर लाने वाला का सिलेक्शन होगा, तो आप लोग जो है तैयारी को बेहतर से तैयारी कीजिए। इस वीडियो की बात करें तो इसमें जो होगा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और 1 से 5 तक के सारे प्रैक्टिस सेट को कवर करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके 1 से 5 तक के जो है प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और आज जो होगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आप लोगों के बीच कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो इस पे अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और वीडियो को आप लोग जो है शेयर करते चलिएगा। इसमें पहला प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है। राज्य विधानमंडल के बारे में अगर देखा जाए तो इसका मुख्य काम होता है नियम बनाना। नियम बनाना ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य का अपना जो है एक विधानमंडल होगा। और राज्य विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें जो है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर, ये तीनों से मिलकर जो है विधानमंडल का निर्माण होता है। और केंद्र की तरह जो होता है राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान है। और सबसे पहला विधानमंडल की बात करें, सबसे पुराना जो है ये पश्चिम बंगाल का है, जो कि 1800 इसकी स्थापना की बात करें तो 1862 में पश्चिम बंगाल विधानमंडल की स्थापना सबसे पहले हुई थी। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं 403। सबसे छोटा विधानसभा की सीट जो है ये पुडुचेरी की है 30। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह से सारे प्रश्न को डिटेल में कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को स्किप न कीजिएगा। दूसरा इसमें तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा के युद्ध के बारे में बात करें तो ये युद्ध जो हुआ था ये 1565 ईस्वी में हुआ था, 23 जनवरी 1565। और तालीकोटा का युद्ध को जो है राजसी तगड़ी या फिर बन्नीहट्टी का युद्ध के भी नाम से जो है जाना जाता है। और इसमें देखा जाए तो तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के मंत्री राम राय के खिलाफ जो है दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्य, जो कि हम अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर में मुस्लिम महासंघ निर्माण कर जो है 1565 में तालीकोटा के युद्ध में राम राय को परास्त किया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा यहाँ पे कृष्ण देव राय की, तो ये जो 1509 से 29 तक थे तुलुक वंश एवं विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक। और कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, 8 विद्वानों की मंडली। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम वंश की बात करें तो ये संगम वंश थे। और संगम वंश की स्थापना जो किया गया था 1336 में हरिहर एवं बुक्का के बीच किया गया था। अगला है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम की अयस्क है। और एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण, इसका जो मुख्य अयस्क बॉक्साइट से वेयर विधि, हॉल विधि तथा जो है सर्पेक विधि से तैयार किया जाता है। एल्युमिनियम के शोधन हेतु जो है हुप विधि का उपयोग किया जाता है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है ये 13 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 2s2 और 3p1 हो जाएगा। और सबसे अधिक ये बॉक्साइट की बात करें तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट 51% जो होता है ये उड़ीसा का उत्पादन करता है, उड़ीसा राज्य। ये पार्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कॉफी के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य कथन है। तो कॉफी जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल होती है, बिल्कुल सही है। इसका तापमान देखा जाए तो इसमें दिया गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। इसमें देखा जाए तो 15 डिग्री से 28 डिग्री के बीच जो होती है ये वार्षिक तापमान होती है।
और 150 से 250 के बीच जो है इसमें वार्षिक वर्षा देखा जाता है। तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में 2 प्रकार की कहवा की कृषि की जाती है, अरेबिका कॉफ़ी और रोबस्टा कॉफ़ी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आप लोग याद रखिएगा। और कॉफ़ी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है भारत में कर्नाटक में होता है कॉफ़ी का उत्पादन 70%। तमिलनाडु में तीसरा कॉफ़ी उत्पादन राज्य है, ये 6% करता है। दूसरा स्थान पे केरल है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका अम्लता कम से ज़्यादा की ओर है, कम से ज़्यादा। तो इसमें देखा जाए तो गाजर सबसे कम हो जाएगा, गाजर का रस, फिर टमाटर का रस, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से नींबू का रस का अम्लीयता। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर गाजर के रस की बात करें इसका पीएच मान 6 होता है और ये कम अम्लीय है। टमाटर का रस जिसका पीएच मान 4 से 4.5 के बीच होता है। नींबू का रस का 2.2 से 2.4 के बीच होता है जो कि सबसे अधिक अम्लीय है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और गाजर में जो है विटामिन ए, रेटिनॉल मुख्यतः पाए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में बात करें, ये जो है 11 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 11 मई 1998 की घटना को स्मृति में मनाया जाता है ये, जब भारत में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफलतापूर्वक जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। इस दिवस को वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इन उपलब्धियों के सम्मान में आधिकारिक रूप से जो है ये घोषणा की गई थी। और देखा जाए तो 2025 में इसका थीम था यंत्रा यानी युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। ये जो है इसका मुख्य थीम था 2025 में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और पोखरण में सबसे पहले जो इसका परीक्षण किया गया था, पोखरण जो कि जैसलमेर में पड़ता है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण ये 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया था। अगला कि स्वास्थ्य के किस क्षेत्र में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंगों के प्रयोग की बात करें तो ये MRI में किया जाता है। MRI का पूरा रूप होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि निम्नलिखित में से श्रेणी में और ये दक्षिण से पूरब से उत्तर से पश्चिम को व्यवस्थित करना है, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा ये अजंता, फिर विंध्य पर्वत, फिर मालवा, फिर अरावली। ये जो है इसका दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर व्यवस्थित सही क्रम हो जाएगा। अजंता पर्वतमाला जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, विंध्य पर्वतमाला ये मध्य भारत से होकर गुजरने वाली यह पर्वतमाला जो है अजंता और सतपुड़ा क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मालवा पठार की बात करें तो ये जो पश्चिम मध्य भारत में स्थित है जो कि विंध्य पर्वतमाला के ठीक उत्तर में स्थित है। अरावली पर्वत की बात करें ये गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर चोटी जो कि गुरु शिखर है राजस्थान में, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी सही मिलान नहीं है? अनुच्छेद 243 की बात करें तो इसमें जो है राज्य वित्त आयोग का वर्णन जो है इसमें गलत दिया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए अनुच्छेद 243 के, तो इसमें जो है 243 के आय के अंतर्गत पंचायती राज और अनुच्छेद 243 के वाई के अंतर्गत जो है नगर पालिका के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं का वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और सुझाव देना है। और इसके द्वारा जो है सौंपी गई रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखता है। तो पहला कथन जो हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा है कि ग्राम सभा का वर्णन जो है 243 के ए में मिलता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243 के बी में पंचायतों की स्थापना के बारे में वर्णन है। 243 से 243 के 9 में जो है पंचायत राज के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसमें केवल जो है पहला गलत है, बाकी सभी सही है। पंचायती राज को जो है 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। नगर पालिका को 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, ये पूछा जाता है। और भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 43 से 43 के 9 तक मिलता है। अशोक मेहता समिति जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट इसमें मिलान करना है कि कौन सा है मिलान सही है। कोबाल्ट की बात करें यहाँ पे तो कोबाल्ट जो हो जाएगा ये लौह अयस्क हो जाएगा, कोबाल्ट लौह अयस्क है। कोयला की बात करें, कोयला जो है अधात्विक ऊर्जा है और एल्युमिनियम और लौह अयस्क है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 1।
अगला प्रश्न इसमें है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? पोंग बांध ये ब्यास नदी पे बनाया गया है, जो कि 1974 में महाराणा प्रताप सागर ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है, जिसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी के स्थित रोहतांग दर्रे के दक्षिण किनारे से हुआ है और यह जो है 470 किलोमीटर लंबी है। इसका आबाद क्षेत्र जो कि 25,900 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत के किस राज्य में नर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? नर्रम नागा जनजाति जो कि मणिपुर में पाई जाती है और यह जनजाति नागा जातीय समूह का हिस्सा है और मणिपुर के सेनापति जिले में केंद्रित है। इसके अतिरिक्त कांगपोक पिसिले में भी जो है ये मर्रम नागा जनजाति पाई जाती है। मर्रम नागा जनजाति तिब्बती बर्मी नागा जनजातीय समूह का जो है ये संबंध रखती है और भारत में सर्वाधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश के राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि मसूरी हिल स्टेशन ये किस राज्य में स्थित है? मसूरी हिल स्टेशन की बात करें तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। गढ़वाल हिमालय पर्वत की तलहट्टी में स्थित इस हिल स्टेशन को हिल्स की रानी के नाम से जाना जाता है और इसकी औसत ऊंचाई 1880 मीटर है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। गुलमर्ग हिल स्टेशन जम्मू कश्मीर में, धर्मशाला हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में, नैनीताल हिल स्टेशन उत्तराखंड में, लेह हिल स्टेशन लद्दाख में और गंगटोक हिल स्टेशन सिक्किम में स्थित है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी भारतीय मैदानी के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन किस प्रकार के भूदृश्य बनाते हैं? तो ये जो है खुले विस्तार के साथ पॉर्कलैंड का जो है भूदृश्य बनाते हैं और इन वनों की विशेषता है कि चौड़े खुले घास के मैदान और छिटपुट रूप से जो है ये फैले पड़े होते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि कुडनकुलम पक्षीअभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम की बात करें ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर जगह और यह जो है एक महत्वपूर्ण मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसमें देखा जाए तो यह आर्द्रभूमि 1.29 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है और इसे जो है आर्द्रभूमि में वर्ष 1994 में जो है ये पक्षीअभयारण्य घोषित किया गया था आर्द्रभूमि में और सबसे अधिक जो है रामसर स्थल ये तमिलनाडु में टोटल 20 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्पादन राज्यों में सुमेलित है? बॉक्साइट की बात करें, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन हमने जो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उड़ीसा में होता है। अबरक की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होता है। पेट्रोलियम जो कि गुजरात में सबसे ज्यादा होता है और कोयला जो कि झारखंड में होता है। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बॉक्साइट आपको बताना कि उड़ीसा में कुल भारत के बॉक्साइट का कितना % उत्पादन करता है ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि हमने जो है अभी पिछले क्वेश्चन में इसे बताया है। कोयला का उत्पादन में लगभग 80% का योगदान जो है छोटा नागपुर पठार का है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, 80% छोटा नागपुर का पठार। अगला है, इनमें से कौन जो है अतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत की इसमें जो है मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया था? तो ये भगत सिंह बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ HSRA के अन्य सदस्यों पर भी जो है मुकदमा चलाया गया और जेल में बंद कर क्रांतिकारियों ने राजनैतिक कैदी की दर्जा प्राप्त करने के लिए एक भूख हड़ताल किए थे और भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास को 63 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था जॉन निकोलसन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जगह दिल्ली से जॉन निकोलसन था और यहाँ से विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर वक्त खां थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल और ब्रिटिश दमनकारीकर्ता जो था ये लॉरेंस और कॉविन कैंपबेल था। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे थे। कैंपबेल जो है ब्रिटिश दमनकर्ता था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और जनरल ह्यूरोज जो है ब्रिटिश दमनकर्ता था। बिहार में जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे, ये पूछा जाता है। और अगर ब्रिटिश दमनकर्ता की बात करें तो इसमें टेलर और विंसेंट आयर था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना ये किस अर्थशास्त्र के मॉडल पर आधारित है? तो ये महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। महालनोबिस मॉडल भारतीय सांख्यिकीविद PC महालनोबिस द्वारा 1953 में विकसित किया गया था और ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये जो है 51 से 56 तक चला था। दूसरा जो है 56 से और 61 तक चला था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। महालनोबिस मॉडल भारी तथा जो है आधारभूत उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया था और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस PC महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि एलोरा की कैलाश मंदिर शिला मंदिर किसने बनवाया था? तो ये जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूट कालीन द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण ये राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न इसमें है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ विचार करना है कि कौन सा कथन जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में गलत दिया गया है। पहला कि मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 151 के 51 के ए में शामिल है, बिल्कुल सही है। और मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान में ये रूस के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। दूसरा इसमें कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये शामिल किया गया था। इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये कथन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य की प्रकृति गैर न्यायोचित होती है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें तीसरा है कि भाग 4 के ए में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदनों में मौखिक उत्तर के लिए जो कार्य सूची में कितने तारांकित प्रश्न शामिल होते हैं? तो इसमें तारांकित प्रश्न की संख्या जो हो जाएगी ये 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तारांकित प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा जो मौखिक रूप से दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों का अनुरूप प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्नकाल के दौरान जो पूछे गए 3 श्रेणी होती है इसमें, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की समापन करना। परंतु इसमें जो है निजी संपत्ति की सुरक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया था, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें जो है शिक्षित बनाए। अगला प्रश्न है कि देश के किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो ये जो है राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 344 के तहत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को जो है इस्तीफा देना होता है। और प्रथम बार विश्वास का प्रस्ताव जो है जेपी कृपलानी द्वारा ये 1963 में जो कि जेएल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। और अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 से संबंधित है और इसे जो है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा जो है अधिकतम 14 दिन तक इसे रोक सकता है, ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा के नियम 198 के अंतर्गत जो है अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें जो है कृषि पर सबसे जो है अधिक प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक हैराडमन मॉडल पर आधारित थी। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था 1956 से 61 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत उद्योग और लौह इस्पात विकास की प्रक्रिया को बढ़ाना। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चला था। इसमें कृषि व उद्योग दोनों को जो प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रथम में कृषि, दूसरा में उद्योग और तीसरा में जो है दोनों का प्राथमिकता दी गई थी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस सरकार का जो है किस समूह का गठन किया गया था? तो इसमें खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान तथा जो हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय समिति का गठन किया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे दिल्ली में जो है 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में अध्यक्षता जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में
तीव्र तीव्र गति से बहने वाली जलराशि कहते हैं, तो इसको जो है धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहत जलराशि एक जो है निश्चित धारा में प्रवाह को जो है महासागर, ये जलधारा कहते हैं। विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर बहने वाली जल राशि ये गर्म जल राशि होती है, और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली जल राशि जो होती है ये ठंडी होती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पीएम गति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत 2021 में किया गया था, और ये जो है 13 अक्टूबर 2021 में नेशनल स्पीड पावर मास्टर प्लान के शुरुआत में 100 लाख करोड़ रुपए के परिवर्तनकारी पहल से जो है ये शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अगले 5 वर्षों में भारत में आधारभूत संरचनाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना। अगला प्रश्न है कि जगजीत सिंह संगीत निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध गजल से है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। और गजल की शुरुआत अरबों के द्वारा किया गया था। अब जो है अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य है, जो कि बाद में फारसी, उर्दू और हिंदी साहित्य में भी जो है काफी लोकप्रिय हो गई। और गजल से जुड़ी कुछ प्रमुख हस्तियां का नाम है मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, फैजल अहमद फैज, दुष्यंत कुमार, निदा फजली, ये सभी जो है गजल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है किस देश के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान मिला है इजराइल के द्वारा मिला है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत नेतृत्व के माध्यम से असाधारण योगदान में मान्यता देते हुए जो है ये पदक प्रदान किया गया था। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब ये एलेना रायबाकिना के द्वारा जीता गया। एलेना रायबाकिना जो कि कजाकिस्तान की है। और ये जो मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीतकर विश्व नंबर 1 आर्यना सवालिंका को जो है रोमांचक मुकाबले में हराए थे, और दूसरा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि जनवरी 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत जो है गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है, और गुजरात ने ग्रामीण शासन को सशक्त बनाने के लिए जो दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला है। ग्लोबल सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स 2026 इसमें जो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे है, और ये जो है लगातार शीर्ष स्थान पर कब्जा किए हुए है। इसमें अगर देखा जाए तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है ये 32 है। भारत 32वें नंबर पे है। अगला कि हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये फ्रांस के द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। और फ्रांस के नेशनल असेंबली में 15 वर्ष की कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य था युवाओं को ऑनलाइन नुकसान से बचाना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली महिला खिलाड़ी की बात करें तो ये नेट साइबर ब्रंट बनी है, जो कि शतक लगाई है। और नेट साइबर ब्रंट जो कि WPL 2026 में इतिहास रचते हुए ये महिला प्रीमियर लीग में शतकीय पारी खेली थी, और इन्होंने जो यह उपलब्धि मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ बड़ोदरा में हासिल किया था। अगला प्रश्न है कि और इस बार जो है WPL का खिताब ये जो है बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है, मेंस और वुमेन्स दोनों का। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2026 का मुख्य अतिथि कौन है? गणतंत्र दिवस 2026 की बात करें तो मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर लेयन थे। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। और 2026 में ये 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर भव्य परेड के साथ जो है मनाया गया था, और इसमें थीम था वंदे भारत के 150 साल। ये जो है इसका थीम था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र प्रधान केरल के पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन, इन्हें जो है पद्म विभूषण जो कि मरणोपरांत मिला था। आपको कमेंट में बताना है कि 2026 में कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कार मिला है। अगर हम लोग देखेंगे पद्म विभूषण तो 5 लोग को मिला है, पद्म भूषण जो है ये 13 लोग को मिला है। कमेंट में बताना टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, और पद्मश्री जो है कितने लोगों को मिला है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? अशोक चक्र से जो है
शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने जो है न केवल देश की सुरक्षा में योगदान दिए थे बल्कि जो है भारत के अंतरिक्ष इतिहास में अपना जो है पहली बार स्वर्ण अक्षरों में नाम दर्ज करवाया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूएई और जो है किस भारतीय राज्य ने पहला बार जो है नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये यूएई के साथ जो समझौता किया है ये तेलंगाना किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और विश्व आर्थिक सम्मेलन 2026 में हुई बातचीत के बाद संयुक्त अरब अमीरात और तेलंगाना ने भारत के पहले जो है नेट जीरो ग्रीनफील्ड मास्टर सिटी भारत फ्यूचर सिटी के निर्माण में साझेदारी करने का जो है सहमति जताई है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ से जो प्रश्न आएंगे 41 से 100 नंबर तक के, ये सारे जो है फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग जो है इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से जो आपको एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और यहीं से जो आपका मेरिट बनने की संभावना रहेगी। तो आप लोग जो है यहाँ से जरूर देखिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एक हर्मिटियन अवयव के आइगेन मान जो होता है हमेशा क्या होता है? तो ये हमेशा जो वास्तविक होता है, रियल होता है। हर्मिटियन अवयव यह अवयव होता है जो कि संयुग्मी स्थानांतरण के बराबर होता है और हर्मिटियन अवयव के आइगेन मान हमेशा जो वास्तविक संख्या होती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया गया कि अवशेष प्रमेय, इसका जो उपयोग ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसमें एफ जेड डी जेड का जो है मान क्या होगा? तो इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मान जो है एक 2 पाई आई इंटू अवशेषों का योग इसके बराबर होता है। और कौली का अवशेष प्रमेय कहता है कि जटिल विश्लेषण में एक शक्तिशाली उपकरण है ये। इसका सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र जो होता है ये फाइसी एफ ऑफ जेड एक्स होता है और इसके बराबर जो होगा ये 2 पाई आई रेसे यस एफ ऑक्स ए के होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह प्रमेय उन बंद वक्रों के लिए जो है लागू होता है जिनके फलन बहुत पृथक बिंदुओं को छोड़कर विश्लेषणात्मक होते हैं। अगला प्रश्न इसमें अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया, बताना कौन जो है सही दिया गया है। तो इसमें अभिकथन है कि होलोनॉमिक बाधाओं को बीजगणितीय समीकरण रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। होलोनॉमिक बाधाएं के जो है ये केवल निर्देशित और समय के समीकरण के रूप में ही लिखा जा सकता है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कथन। इसमें कारण दिया गया है कि एक ठोस गोले का किसी सतह पर बिना फिसले लुढ़कना एक नॉन होलोनॉमिक बाधा है क्योंकि ये जो है वेग पर निर्भर करता है। तो इसमें कारण जो है कथन दोनों सही दिया गया है परंतु इसका सही व्याख्या नहीं है क्योंकि होलोन बाधाओं से जो है स्वतंत्र की कोटि होती है और ये कम होती है। नॉन होलोन बाधाओं को जो है लैग्रेंज मल्टीप्लायर विधि द्वारा हल करना अधिक जटिल होता है। इसलिए जो है कथन और कारण दोनों तो सही परंतु इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट है कि यदि लैग्रेंजियन यल समय टी पर स्पष्ट रूप से निर्भर नहीं करती है तब ये जो है डेल यल बटे डेल टी बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जो है संरक्षित राशि कौन सी है? इसमें संरक्षित राशि जो निकल के आएगा ये हैमिल्टोनियम आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। और नाइदर प्रमेय के अनुसार इससे जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। इसमें संरक्षित राशि हैमिल्टोनियम एच बराबर होता है फाई क्यू माइनस यल। और ये जो है संवेग संरक्षण तब होता है जब यल जो है किसी विशेष निर्देशांक पर निर्भर न हो। अगला प्रश्न है कि टेंसर विश्लेषण में एक यन रैंक के टेंसर का संकुचन करने वाला जो है नया रैंक क्या कहलाता है? तो इसमें नया रैंक जो है ये n-2 कहलाता है। और टेंसर संकुचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक परिवर्तित और एक जो असहपरिवर्तित सूचकांक को बराबर करके उन पर जो है योग किया जाता है। तो ये जो है टेंसर कहलाता है। ये पार्ट आप लोग याद रखिएगा। और इसका आंतरिक गुणनफल संकुचन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि एक छोटे दोलन के सिद्धांत में सामान्य मोड यानी नॉर्मल मोड जो होता है ये इसका अर्थ क्या होता है? इसके बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा सिस्टम के सभी कण एक ही आवृत्ति और एक ही कला में जो है दोलन करते हैं। ये छोटे दोलन के सिद्धांत के द्वारा कहा गया है। और सामान्य मोड की बात करें युग्मित दोलन की एक जो है प्राकृतिक अवस्था होती है और एक सामान्य मोड में निकाय के सभी भाग एक ही आवृत्ति पर ये जो है गति करती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि डिराक डेल्टा फलन में संपत्ति इसमें एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इसका जो है समाकलन करना है। तो इसका मान क्या आएगा? इसमें अगर देखा जाए तो इसका मान जो निकल के आएगा ये आएगा
इसका मान निकल के आएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ ऑफ ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है संपत्ति समाकलन का चर परिवर्तन से जो है सिद्ध होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि जायरोस्कोप की जो है पुरस्मरण आवृत्ति रो पी का सूत्र हो जाएगा ओमेगा यस स्पिन वेग में जब रहता है तो क्या होगा, तो इसमें निकल के आएगा एम जी एल बटे आई ओमेगा एस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो यह प्रभाव तब दिखता है जब जायरोस्कोप जो होता है इस पर कोई बाहरी बल आघूर्ण कार्य करता है, तभी यह जो है देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है जुड़वा विरोधाभास में जो जुड़वा भाई अंतरिक्ष यात्रा करके लौटते हैं तो वह जो पृथ्वी पर रहने वाली भाई की तुलना में होते हैं, ये जो पृथ्वी पर रहने वाले भाई की तुलना में कम उम्र का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह जुड़वा विरोधाभास जो होता है ये विशिष्ट सापेक्षता का परिणाम होता है। जो कि भाई अंतरिक्ष यात्रा पर जाता है वह उच्च वेग के कारण समय विस्तार का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है कि केपलर समस्या में यदि कुल ऊर्जा जो है E बराबर 0 है तो कक्षा कैसी होगी। इसमें कक्षा जो होगी ये परवलय होगी, परवलय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केपलर की समस्या गुरुत्वाकर्षण या फिर कूलम्ब बल 1/r² में कक्षा की आवृत्ति कुल ऊर्जा E पर जो है डिपेंड करती है। E बराबर ये 0 से अगर छोटा हो तो जो है कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है और वृत्ताकार भी हो सकती है। और E बराबर 0 हो तो कक्षा जो है परवलय होगी। E जो है 0 से बड़ा होगा तो कक्षा जो है अति परवलय होगी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गेज इनवेरियंस में लॉरेंस गेज का जो शर्त है ये क्या है। तो इसमें लॉरेंस गेज का जो शर्त हो जाएगा ये हो जाएगा डेल ए वेक्टर प्लस 1/c² बटे इसमें जो हो जाएगा डेल फाई बटे डेल टी बराबर, इसका इक्वेशन जो आएगा ये 0 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दो माध्यमों के बीच सीमा पर यदि कोई मुक्त धारा KF नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है कौन सा घटक सतत रहता है। तो इसमें सतत की बात करें ये B का लंबवत घटक रहेगा। और इसमें देखा जाए तो मैक्सवेल का समीकरण बताता है कि डेल B वेक्टर बराबर जो होगा ये 0 बताता है, चुंबकीय एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि अभिकथन दिया गया है और इसमें कारण दिया गया है। तो अभिकथन है कि एक आयताकार वेवगाइड TEM मोड का समर्थन नहीं करती है। तो एक आयताकार वेवगाइड जो होती है और ये TEM का समर्थन नहीं करती है, बिल्कुल सही है। और TEM का पूर्ण रूप होता है ट्रांसवर्जन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसमें E जो है चुंबकीय विद्युत है और B जो है चुंबकीय क्षेत्र है। इसका कारण दिया गया कि TEM मोड के लिए प्रसार की गति में जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों शून्य होते हैं, जो कि एकल चालक यानी हेलो पाइप के अंदर जो है संभव नहीं है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही दिया गया, सही व्याख्या भी करा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और TEM मोड में बनाए रखने के लिए अनुप्रस्थ तल में इलेक्ट्रोस्टैटिक विभव का जो है अस्तित्व होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा आवृत्ति से कम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे प्लाज्मा में क्या होती है, तो इसमें जो है परावर्तित हो जाती है। और जब प्लाज्मा का इसमें देखा जाए तो आपतित प्रवृत्ति ओमेगा से ओमेगा पी बराबर बड़ा होती है, तो प्लाज्मा आवृत्ति इसमें होती है जो कि यह काल्पनिक हो जाती है। और काल्पनिक अपवर्तनांक का अर्थ होता है कि यह जो है तरंग माध्यम में प्रवेश नहीं कर सकती है, यह जो है क्षयित हो जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि बेबीनेट का सिद्धांत किस क्षेत्र में लागू होता है। बेबीनेट के सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये जो है विवर्तन के क्षेत्र में, यहाँ पे ये जो है विवर्तन के क्षेत्र में लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और बेबीनेट का सिद्धांत जो है विवर्तन से संबंधित है। यह बताता है कि एक अपारदर्शी बाधा और उसी आकार के छिद्र का जो है विवर्तन पैटर्न समान होती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि वोस्टर कोण इसमें थीटा पी पर जो है परावर्तित प्रकार है। तो इसमें परावर्तित प्रकार जो हो जाएगा ये पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इस कोण पर परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट इसमें है कि एक विद्युत द्विध्रुव का उत्सर्जन विकिरण की शक्ति यानी पावर जो होता है आवृत्ति ओमेगा पर कैसे डिपेंड करती है। तो ये जो है ओमेगा पर पावर 4 पर यह डिपेंड करती है और शक्ति आवृत्ति की चौथी घात होती है जिसके समानुपाती होती है। और यह जो है लार्म्स के सूत्र का विस्तार है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया कथन, दो कथन है कि कौन सा इसमें कथन सही है। पहला कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में
व्हाइट लाइट का उपयोग करने पर जो है केवल केंद्रित फ्रिज रंगीन होती है और बाकी जो है ये सफ़ेद होती है। तो इसमें गलत केंद्रित काली होती है, बाकी जो है रंगीन होती है। तो ये कथन जो हो जाएगा बिल्कुल सही है। सॉरी, इसमें जो कथन पहला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माइकल इंटरफेरोमीटर में सफ़ेद प्रकाश का जो है उपयोग करने पर केंद्रित फ्रिज काली हो जाती है और इसके बाद जो है चारों ओर रंगीन फ्रिज बनती है। तो इसमें देखा जाए तो इससे फ्रिज बहुत जो है तीखी बनती है। तो ये पहला जो हो जाएगा कथन ये गलत हो जाएगा। फैब्रिपेरो इंटरफेरोमीटर की जो विभेदन क्षमता ये माइकलसन से बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सही है। और माइकलसन का उपयोग मुख्य रूप से जो लंबाई मापन और तरंगदैर्घ्य के अंतर के लिए जो है किया जाता है। तो इसमें केवल दूसरा सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी माध्यम में समूह वेग चरण वेग से जो है अधिक कब होती है। तो समूह में वेग जो होता है ये चरण वेग से अधिक तभी होगी जब असमान परिक्षेपण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और समान परिक्षेपण में अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के साथ जो है ये घटता है, जिसमें अगर देखा जाए तो VG जो होगा ये बड़ा होगा VG से कौन, तो VP। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और असमान परिक्षेप उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे माध्यम प्रकाश का अवशोषण होता है। इसमें देखा जाए तो इसमें लेमडा जो होता है ये धनात्मक हो सकता है, जिसे समूह वेग VG चरण VP से अधिक होती है। अगला प्रश्न है इसमें कि मैक्सवेल तनाव टेंसर TIJ जो है ये क्या दर्शाती है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संवेग प्रवाह और दाब को जो है ये निरूपित करती है। मैक्सवेल तनाव टेंसर इसमें TIJ जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के यांत्रिक प्रभाव को दर्शाती है। टेंसर का विकर्ण तत्व दाब तथा तनाव ये दोनों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि क्लैपेरॉन समीकरण यहाँ dP/dt बराबर L/T इंटू V2 माइनस V1 इसका जो उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका उपयोग जो है प्रवस्था संतुलन वक्र के ढलान को जो है निकालने के लिए किया जाता है। और यह जो प्रथम कोटि की प्रवस्था संक्रमण है जो कि इस पे लागू होता है। इसमें P जो है ये दाब है, T जो है ये तापमान है और गुप्त ऊष्मा L है, आयतन परिवर्तन जो कि ये V है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 3D में आदर्श गैस के लिए विभाजन फलन Z आयतन V पर कैसे डिपेंड करता है। ये पिछले जो है सेट में भी देखने को मिला था ये क्वेश्चन। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है Z समानुपात V पर पावर n पर ये जो है डिपेंड करती है। और आदर्श गैस में कण परस्पर क्रिया नहीं करती, इसलिए जो स्थितिज ऊर्जा इसमें होती है और स्थान पर जो है ये समाकलन सीधे आयतन भी देता है। तो ये पार्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऋणात्मक तापमान की अवधारणा किन प्रणालियों में संभव होती है। तो ये जो है ऊर्जा स्तरों की ऊपरी सीमा वाली जो है प्रणालियों में ये जो है ये संभव हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो सीमित ऊर्जा स्तर जो होता है इसमें प्रणालियों में एक सीमा के बाद ऊर्जा बढ़ने पर कण व्यवस्थित होने लगते हैं और इससे जो है एंट्रोपी घटनी होती है। और ऋणात्मक तापमान वाला नियम किसी भी धनात्मक तापमान वाले निकाय से अधिक गर्म होता है और ये जो है टीनेज से टीपी की ओर जो है बहती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गैस H2 की विशिष्ट ऊष्मा का कम तापमान पर एकक परमाणविक गैस के तहत जो व्यवहार करती है। यह भी कथन जो दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है। और कम तापमान पर घूर्णी और कंपन डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीज इसका जो है निष्कर्षण की क्रिया होती है। ये दोनों कथन और कारण सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यही कारण है कि कम तापमान पर घूर्णी और कंपन डिग्री ऑफ फ्रीजम फ्रीज जो है निष्कर्षित होती है। और विशिष्ट ऊष्मा इसमें यश बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणित तापमान हो जाएगा। अगला प्रश्न एक बीमीय इसिंग मॉडल इसमें जो है क्या प्रवास्ता संक्रमण होता है। तो इसमें प्रवास्ता संक्रमण जो हो जाएगा ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें T का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और कोई भी संक्रमण इसमें नहीं होता है। तो इसका परिणाम यही निकलता है कि T जो बड़ा है 0 से, इस पर कोई भी चुंबकीय यानी मैग्नेटिज्म कोई जो है प्रवास्ता संक्रमण नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि फर्मी तापमान TF का जो है भौतिक अर्थ क्या है। तो इसका भौतिक अर्थ होता है फर्मी ऊर्जा के संगत तापमान F बटे kV इसके जो है नीचे क्वांटम प्रभाव हावी होती है। और फर्मी तापमान में ये जो है TF बटे TF बराबर जो होता है EF बटे kV ये समानता जो परिभाषित करती है। अगला प्रश्न है कि कैनोनिकल एसेंबल में ऊर्जा में सापेक्षिक उतार चढ़ाव कणों की संख्या n पर कैसा ये जो है बदलाव करती है। तो
तो इसमें देखा जाए तो ये जो है उतार चढ़ाव ये 1/√n के बराबर जो है ये देखा जा सकता है। और कैनोनिकल एसेंबल में ऊर्जा नियत नहीं होती है, बल्कि जो है ये माध्यम ऊर्जा के इर्द गिर्द उतार चढ़ाव होती रहती है, और उतार चढ़ाव का मानक विचलन होता है ये जो है समानुपाती में होती है। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी यांत्रिकी में एगोर्डिक परिकल्पना जो होती है ये क्या होती है। तो इसमें देखा जाए तो एगोर्डिक कल्पना जो होती है ये समय औसत और जो है एसेंबल औसत समान इसमें होती है। एगोर्डिक परिकल्पना सांख्यिकीय यांत्रिक का आधार स्तंभ है, जो कि यह मानती है कि यदि किसी प्रणाली का पर्याप्त समय तक छोड़ दिया जाए तो वह जो अपने चरण स्थान में सभी सुलभ जो है सूक्ष्म अवस्थाओं को होकर जो है ये गुजरेगी। और अगला प्रश्न दिया गया कि स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम E बराबर T⁴ को प्लैंकी का विकिरण नियम से जो है प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो इसमें प्राप्त नियम के लिए जो है ये आवृत्ति पर समाकलन करना पड़ता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और यह नियम से प्राप्त होता है कि ये आवृत्ति जो है ये समाकलन कर रहा है, और प्लैंक का नियम एक विशेष आवृत्ति म्यू पर जो है ऊर्जा घनत्व बताती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से जो आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इससे ये भी पता चलेगा कि आपका जो है तैयारी किस लेवल तक है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है क्रिस्टिकल बिंदु पर पदार्थ के गुण कैसे होते हैं। क्रिस्टिकल बिंदु पर पदार्थ के गुण जो है ये घनत्व अंतर गायब हो जाता है, और इस बिंदु पर गुप्त ऊष्मा शून्य हो जाती है। क्रिस्टल बिंदु इस पर जो है द्रव और गैस के बीच में जो है अंतर समाप्त हो जाती है। द्रव का घनत्व वाष्प के घनत्व के बराबर होती है, और सतह तनाव जो होता है ये शून्य हो जाता है, जिससे मैनिकल्स गायब हो जाती है। अगला प्रश्न है कि मिलर प्रभाव किस एम्पलीफायर विन्यास में उच्च आवृत्ति प्रतिक्रिया को जो है कम कर देता है। तो ये जो है कॉमन एमिटर सी में जो है इनपुट और आउटपुट के बीच धारिता के कारण बनती है। और मिलर प्रभाव कहता है कि मुख्य रूप से इन्वर्टिंग एम्पलीफायरों में जैसे जो है कॉमन एमिटर इसका विन्यास में होता है, और इन इनपुट और आउटपुट टर्मिनलों के बीच आंतरिक धारिता के कारण ये होती है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रश्न यहाँ पे है कि ओपी एम्पियर यानी स्लू रेट, ओपी एम्पियर में जो है स्लू रेट किसकी इकाई है। स्लू रेट की बात करें तो ये जो है वोल्ट बटे म्यूएस की इकाई होती है, और स्लू रेट वह अधिकतम दर है जिस पर जो है ओपी एम्पियर का जो है आउटपुट वोल्टेज बदल सकता है। इसकी जो है मानक इकाई वोल्टेज प्रति माइक्रो सेकेंड होती है, यानी ये जो होगा ये V बटे म्यू यस होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया। अभिकथन है कि सोलर सेल IV विशेषता वक्र के सीधे जो है चतुर्थांश में संचालित होती है। तो ये जो होता है चतुर्थांश में संचालित होता है, और सोलर सेल एक विद्युत स्रोत के रूप में कार्य करती है, न कि जो है ये लोड के रूप में। तो ये विद्युत स्रोत के रूप में कार्य करती है, तो ये बिल्कुल सही जगह। सोलर सेल बिजली की खपत नहीं करता, बल्कि जो ये बिजली प्रदान करता है सोलर सेल। तो ये कारण भी सही दिया गया और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें जो है किसी बाहरी वॉइस की आवश्यकता नहीं होती है। चौथे चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है P बराबर ये V/I, जो कि सेल द्वारा उत्पादित अधिकतम शक्ति को दर्शाती है। नेक्स्ट है कि 10 बिट AYD यानी ADC के लिए जो है कितने तुलनित्रों की आवश्यकता होती है इसमें, जो कि फ्रेंडलेस प्रकार में होती है। तो इसमें जो होगा आवश्यकता ये 2⁻10⁻1 की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंडलेस एडीसी में जो होता है सबसे तेज प्रकार का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, और सभी तुलनित्र इनपुट सिग्नल की तुलना एक साथ जो है करने में इसमें जो है बहुत तेज होती है। और इसका मुख्य नुकसान होता है कि बिट्स बढ़ने पर सर्किट की जटिलता जो होती है ये बहुत तेजी से बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि JFET में फ्रिंज ऑफ वोल्टेज VP पर जो है वोल्टेज जिस पर है, तो इसमें VP पर जो वोल्टेज होगा ये ड्रेन करंट संतृप्त हो जाती है। और JFET में जो बात करें तो इसमें फ्रिंज ऑफ वोल्टेज जो होता है ये ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, जिस पर जो है चैनल लगभग बंद होने लगता है, लेकिन जो है करंट नहीं रुकता है। और इस बिंदु के कारण जो है ड्रेन करंट अस्थिर हो जाती है, और वोल्टेज बढ़ने पर ये जो है डिपेंड नहीं करती है, ये नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि एक स्टेबलर मल्टीवाइब्रेटर में कितनी अस्थिर अवस्थाएं होती है। तो इसमें जो हो जाएगा ये टोटल इसमें जीरो हो जाएगा। इसमें कोई भी जो है अस्थिर अवस्था नहीं होता है, लगातार जो है ये स्विच करते रहता है। स्टेबलर मल्टीवाइब्रेटर की बात करें, ये जो है फ्री
और रनिंग ऑसिलेटर होता है और इस पर जो कोई भी अवस्था स्थिर नहीं होती है। यह जो है अपनी स्थिति को उच्च और निम्न यानी लो और हाई दोनों के बीच जो है लगातार बदलते रहता है। नेक्स्ट है कि आयाम मॉड्यूलेशन यदि जो है मॉड्यूलेशन सूचकांक हो तो क्या होता है इसमें, तो ये जो है वाहक तरंग गायब हो जाता है, इसमें वाहक तरंग गायब हो जाएगा। स्टेबलर मल्टी वाइब्रेशन में इसमें अगर देखा जाए तो आयत मॉड्यूलेशन जो होता है एएम, इसमें मॉड्यूलेशन सूचकांक म्यू बराबर एएम बटे एसी होती है और इसमें म्यू का मान जो होगा ये 1 से बड़ा होगा, तो ये जो है संदेश सिग्नल का आयाम वाहक तरंग के आयाम से अधिक हो जाती है और इसमें देखा जाए तो परिणाम स्वरूप वाहक तरंग का आयाम जो होता है कुछ समय के बाद शून्य हो जाता है। नेक्स्ट इसमें कि कौन सा डिजिटल लॉजिक परिवार जो कि सबसे तेज स्विचिंग गति यानी हाई स्पीड प्रदान करती है, तो सबसे हाई स्पीड जो प्रदान करता है ये ECL करता है। ECL मतलब होता है कि इमीटर कपल्ड लॉजिक, ये जो वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज डिजिटल लॉजिक परिवार है और यह जो है सबसे तेज है क्योंकि इसके ट्रांजिस्टर कभी भी संतृप्त क्षेत्र में नहीं जाते हैं। संतृप्त में न जाने के कारण जो है इसमें स्टोरेज टाइम की समस्या नहीं होती है और इससे जो है स्विचिंग बहुत तेजी से होती है। हालांकि इसका बिजली का खपत जो है बहुत अधिक है। इसका उपयोग जो सुपर कंप्यूटर और उच्च गति वाले सिग्नल प्रोसेसर में किया जाता है। नेक्स्ट है कि ओपी एम्पियर समाकलन सर्किट में फीडबैक में क्या लगाता है, तो फीडबैक में ये जो है संधारित्र को लगाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा और इसमें देखा जाए तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के समय जो है समाकलन इसके समानुपाती होती है और यह परिपथ वर्गाकार तरंग को त्रिकोणीय तरंग में बदल देता है। नेक्स्ट है कि टनल डायोड किस सामग्री से बनाया जाता है। टनल डायोड के बारे में बात करें तो ये जो है अत्यधिक डोप के लिए गए जी और जीएस में जो है ये उपयोग में लाते हैं। टनल डायोड का निर्माण जो बहुत अधिक डोपिंग से किया जाता है और अत्यधिक डोपिंग के कारण इसकी जो है अपक्षय परत जो होती है ये बहुत पतली होती है। यह जो क्वांटम टनलिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है कि कोणीय संवेग ऑपरेटर यल स्क्वायर और जो एलजेड का कम्यूटेटर, इसमें यल स्क्वायर एलजेड क्या है, तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है जाएगा ये 0 के बराबर हो जाएगा और क्वांटम मैकेनिक में कोणीय संवेग का वर्ग जो होता है यल का स्क्वायर अपने जो किसी भी घटक यल एक्स हो यल वाई हो यल जेड हो इसके साथ जो कम्युनिकेट करता है। चूंकि कम्युनिकेट करते हैं इसलिए इनका जो है कम्युनिकेटर शून्य होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि WKB सन्निकटन जो होता है इसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है ये धीरे धीरे बदलते विभव के लिए जो तरंग फलक निकालने हेतु किया जाता है। और WKB सन्निकट की बात करें तो इसमें WKB का मतलब होता है कि वेंस्टलेस कैलमर्स ब्रिलियन, ये पॉइंट इसका याद रखिएगा आप लोग। और ये जो है एक अर्ध चिरसम्मत विधि होती है। इसका उपयोग तब होता है जब विभव जो है ये v की दूरी के साथ बदलने की दर कण के डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत धीमी होती है, तो ये होता है। अगला प्रश्न है अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया, बताना कि कौन जो है सही है। इसमें अभिकथन है कि एक वास्तविक तरंग फलन के लिए संवेग का प्रत्याशा मान जो होता है ये शून्य होता है। तो इसमें देखा जाए तो प्रत्याशा मान जो होगा ये शून्य होगा, बिल्कुल सही है। और संवेग ऑपरेटर जो होता है ये काल्पनिक है, इसलिए ये जो है अगर माइनस में IH डिल रहेगा तो ये जो काल्पनिक है इसलिए वास्तविक फलन के साथ जो है इसका औसत ये शून्य हो जाता है और जो कि बाध्य अवस्थाओं में होती है। तो ये कथन और कारण दोनों सही देगा, सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन संवेग एक जो है भौतिक राशि है जिसका मान हमेशा जो वास्तविक होना चाहिए और एकमात्र संभव वास्तविक मान शून्य है, जो कि बाध्य अवस्थाओं जैसे कि बॉक्स के कण इसके लिए जो है औसत संवेग शून्य होती है। नेक्स्ट है कि सामान्य जीनम प्रभाव जो होता है इसमें स्पेक्ट्रमी रेखा कितने घटकों में विभाजित होती है, तो इसमें घटक की बात करें ये 3 रेखाओं में विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और सामान्य जीवन प्रभाव जो इसके बारे में बात करें ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की स्प्रिनिंग को जो है नगण्य माना जाए और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक जो स्पेक्ट्रमी रेखा 3 घटकों में विभाजित होती है। नेक्स्ट है कि समतुल्य कणों के लिए फर्मियन की तरंग फलन विनिमय के तहत जो कैसा होना चाहिए, तो इसमें विनिमय के तहत जो है प्रतिसम्मित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और समरूप कणों में फर्मियन का तरंग जो होता है फलन कणों के विनिमय का पर जो अपना चिन्ह बदल देता है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये जो क्वांटम सांख्यिकी यानी फर्मी DRBS बॉस आइंस्टीन का मूल आधार होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु में 2p ये जो है एक यस की तरह
1s की तरफ जाता है तो संक्रमण संभव है, लेकिन जो है 2s यदि 1s संक्रमण वर्जित है तो इसका जो है ये किसका नियम दर्शाता है, तो ये जो है चेन नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डायपोल संक्रमण के लिए जो है ये चेन नियम का पालन होना आवश्यक होता है, और नियम के अनुसार कक्षीय क्वांटम संख्या की परिवर्तन जो होता है और ये डेल आई बराबर ±1 होना चाहिए, तभी जो है ये दर्शाएगा। और यह जो है कोणीय संवेग संरक्षण फोटोन का स्पिन 1 होता है और पैरिटी परिवर्तन की आवश्यकता इसमें जो है कारण बनती है। नेक्स्ट है कि प्रायिकता धारा घनत्व जे वेक्टर का सूत्र क्या है। इसमें जे वेक्टर के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र जो निकल के आएगा ये आएगा फाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो सूत्र निकल के आएगा ये HYM फाई डेल फाई आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो प्रायिकता धारा घनत्व जो है जेड वेक्टर है, जे वेक्टर यह बताता है कि प्रायिकता का स्थान जो है कैसे प्रभावित हो रही है। और इसमें देखा जाए तो यह जो तरल के प्रवाह और विद्युत धारा के समान ही एक जो है अवधारणा होती है, और यदि तरंग फलन पूरी तरह से जो है वास्तविक यानी रियल हो तो यह जो है जे बराबर 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक अनंत विभव कूप के कण की ऊर्जा स्तरों का अंतराल जो होता है En+1 -En क्वांटम संख्या n का साथ कैसे बदलता है, तो इसमें जो n का साथ है ये बढ़ते जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। और अनंत विभव कूप में ऊर्जा जो होती है यह En समानुपात n² होती है, और इसके विपरीत हार्मोनिक ऑसिलेटर में ऊर्जा जो होती है अंतराल हमेशा समान होती है। नेक्स्ट है कि रामसाउडर टाउनसेंड प्रभाव ये किस घटना का उदाहरण है। इसकी बात करें तो ये जो गैस परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों की प्रकीर्णन न्यूनतम होना चाहिए, और रामसाउर डाउनसेंडर प्रभाव जो होता है ये प्रभाव इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का जो है पुख्ता प्रमाण होती है। प्रकीर्ण अनुप्रस्थ काट का जो मान होता है ये अचानक इसमें गिरकर बहुत कम हो जाता है। यह घटना तब होती है जब जो है इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य परमाणु के आकार की तुल्य होनी चाहिए, तभी जो ये घटना हो सकती है। नेक्स्ट है कि क्वांटम यांत्रिकी में एहर्नफेस्ट प्रमेय जो है इसमें क्या बताती है, तो एहर्नफेस्ट प्रमेय जो है इसमें प्रत्याशा मान क्लासिकल गति के समीकरणों का जो है पालन करती है। और एहर्नफेस्ट प्रमेय की बात करें ये क्वांटम यांत्रिकी और क्लासिकल यांत्रिकी के बीच जो है सेतु का काम करती है, यानी दोनों के बीच जो है सेतु का काम करने का काम करती है। इसका अर्थ है कि ये जो है बड़े समूह के लिए क्वांटम पैकेट का केंद्रित क्लासिकल कण की तरह जो है ये गति करती है। नेक्स्ट है कि डायमंड संरचना का पैकिंग अंश जो होता है ये कितना % होता है, तो इसमें परसेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो परसेंट जो हो जाएगा ये 34% की होती है या फिर 0.34 होती है। और हीरे का क्रिस्टली संरचना 2 जो है इंटरपेंट्रेटेड यानी FCC जालकों से बनी होती है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जो है चतुष्फलकीय रूप से ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फोनन परिक्षेपण संबंध में जो है ऑप्टिकल ब्रांच और एकॉस्टिक ब्रांच में अंतर क्या है। इन दोनों के बीच अंतर है, ऑप्टिकल ब्रांच में आसन्न परमाणु विपरीत दिशा में कंपन होती है, और जिन क्रिस्टलों के आधार पर ये जो है 2 या अधिक परमाणु होते हैं उसमें फोनॉन की 2 शाखाएं होती है, एक जो होता है ये एकॉस्ट्रिक और दूसरा जो होता है ऑप्टिकल होता है। एकॉस्ट्रिक की बात करें ब्रांच तो इसमें जो है पड़ोसी परमाणु एक ही दिशा के साथ साथ चलते हैं और ये ध्वनि तरंगों की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रभावित द्रव्यमान टेंसर किसके समानुपाती होते हैं, तो ये जो है E- के वक्र की वक्रता के समानुपाती होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और यह वक्र की वक्रता जो होती है ये व्युत्क्रमणुपाती होती है। वक्रता जितनी अधिक होगी इसमें प्रभावित द्रव्यमान जो है उतना ही कम होगा क्योंकि यह व्युत्क्रमणुपाती है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्यों यदि जो धनात्मक है तो नाभिक का आकार कैसा होगा, इसमें नाभिक का आकार जो हो जाएगा ये दीर्घछब या फिर फुटबॉल जैसा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। और यह जो नाभिक बलों का गैर केंद्रीय प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट इसमें है कि गीगर टनल नियम ये किसके बीच जो है संबंध बताता है। गीगर टनल नियम के बारे में बात करें तो गीगर टनल नियम जो है ये अल्फा क्षय की ऊर्जा और क्षय नियतांक ये जो है क्षय नियतांक लेमडा को दर्शाती है। तो ये पार्ट आप लोग याद रखिएगा। और गीगर टनल नियम अल्फा क्षय के लिए जो एक प्रायोगिक नियम है, इसके अनुसार लॉग लेमडा बराबर होता है A + B log E, और इसमें E जो है
अल्फा कण की ऊर्जा होती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसमें इसकी सैद्धांतिक व्याख्या गैमो के क्वांटम टर्निंग सिद्धांत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट इसमें दिया गया कि फोटोन की क्वार्क संरचना क्या है। फोटोन के क्वार्क संरचना के बारे में बात करते हैं, ये जो होता है यूडी होता है। और फोटोन एक जो है बोरियन, यह 3 क्वार्कों से बना हुआ होता है। फोटोन में 2 अप क्वार्क यू और एक जो है डाउन क्वार्क डी होता है। तो इसे जो है यू डी के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन की संरचना जो होती है ये यू डी डी के रूप में होती है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। और ये जो है यू डी डी ये न्यूट्रॉन की संरचना है। इसमें आवेश जो होता है ये 0 होती है। अगला प्रश्न है कि जोसेफसन प्रभाव किस में होता है। जोसेफसन प्रभाव की बात करें तो ये जो 2 अतिचालकों के बीच एक पतली कुचालक परत होती है। और जोसेफसन प्रभाव एक जो है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम घटना होती है। यह प्रभाव तब होता है जब जो 2 अतिचालकों के एक जो बहुत पतली कुचालक परत से अलग किया जाता है, तब ये घटना जो है होती है। नेक्स्ट है कि मोजले का नियम जो है √v बराबर a इंटू जेड माइनस बी ने क्या स्थापित किया है। तो मोजले का नियम ये जो है परमाणु संख्या तत्व के मौलिक गुण को दर्शाती है। और हेनरी मोजले ने विभिन्न तत्वों के एक्सरे स्पेक्ट्रम का जो है अध्ययन किया था। इन्होंने पाया था कि विशेषता एक्सरे की आवृत्ति का वर्गमूल जो है परमाणु की संख्या के समानुपाती होती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें है कि स्ट्रेज पार्टिकल्स के नाम जो है क्यों रखा गया। स्ट्रेज पार्टिकल का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया क्योंकि उनका जो है उत्पादन प्रबल अन्योन्य क्रियाएं से होता है, लेकिन जो है क्षय दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं से होती है। और इसमें देखा गया स्ट्रेज पार्टिकल्स में कि इसकी खोज जो है कॉस्मिक किरणों में हुई है। और इन्होंने जो है इसमें अजीब इसलिए कहा है क्योंकि ये जो है बहुत तेजी से पैदा होती है, लेकिन जो बहुत धीरे धीरे क्षय होती है। इस पहेली का सुझाने के लिए जो है गेलमैन ने स्ट्रेजनेस नामक एक जो है नई क्वांटम संख्या प्रस्तावित की है। और प्रबल अन्योन्य क्रिया में स्ट्रेजनेस संरक्षित रहती है, लेकिन जो दुर्बल क्षय में यह बदल सकती है। अगला और लास्ट प्रश्न आज का है 100वां नंबर प्रश्न कि न्यूट्रिनो की परिकल्पना पॉली ने क्यों दी थी। न्यूट्रिनो की परिकल्पना ये पॉली के द्वारा दिया गया था। और ये जो है बीटा क्षय में ऊर्जा संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण को बचाने के लिए दिया गया था, जो कि पॉली के द्वारा दिया गया था। बीटा क्षय इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत पाया जाता है, यानी कंटिन्यूअस पाई जाती है, जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को उल्लंघित प्रतीत होता है। और फुल गैंग पॉली ने 1930 में सुझाव दिया था कि एक और कण भी जो है उत्सर्जित हो रहा है, जो कि अदृश्य है। यह कण आवेश रहित, लगभग जो है द्रव्यमान रहित और स्पिन हाफ वाला जो है होना चाहिए। फर्मी में इन कण का नाम जो है न्यूट्रिनो यानी छोटा न्यूट्रॉन रखा गया था। और यह जो गायब ऊर्जा और संवेग को अपने साथ ले जाती है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे जो है टोटल हमने 100 प्रश्न थे, सभी को डिटेल में कवर कराया, जो कि सीट नंबर 6 के थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर देंगे। और आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप लोग जो है कम से कम 1 शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि सीट नंबर 7 के साथ मिलेंगे। और सीट नंबर 7 जो है आज शाम को 7 बजे ये अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है शाम को 7 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, और आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे सीट नंबर 7 के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।